नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को पूरी करना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 11 कहानियों को पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में अपनी 12वीं कहानी, जिसका शीर्षक है अमृतसर आ गया, को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक श्री भीष्म साहनी जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भीष्म साहनी जी के विषय में तथा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी साहित्य में MA करने के बाद साहनी जी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की थी। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम शुरू किया था। वे अम्बाला, अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह के अनुवादक के रूप में काम किया। इन्हें सन 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार के द्वारा, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अलंकरण से इनको विभूषित किया गया था। अब बात करते हैं इनके लेखन कार्य की, तो इनकी कृतियों को हम देखेंगे। इनका सबसे पहले हम नाटकों की बात करें तो नाटकों में हानूश 1977 में, कबीरा खड़ा बाज़ार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1998 में, आलमगीर 1999 में, ये इनके नाटक थे। कहानी संग्रहों को हम देखें तो इनकी कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953 में, पहला पार्ट 1957 में, भटकती राख 1966 में, पटरियाँ 1973 में, वाकचू 1978 में, शोभा यात्रा 1981 में, नशाचर 1983 में, पाली 1989 में और डायन 1998 में आए। उपन्यासों की यदि हम बात करें तो झरोखे 1967 में, कड़ियाँ 1970 में, तमस 1973 में, बसंती 1980 में, मैयादास की माड़ी 1988 में, कुंतो 1993 में, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये सन 2000 में, जय हिंद की सेना सन 1910 में आया। आत्मकथा भी इन्होंने लिखी आज के अतीत के नाम से 2003 में। बाल कथा गुलेल के खेल, ये बाल कथा इन्होंने लिखी। अब बात करते हैं माफ़ कीजिए, आज की कहानी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरियाँ में संग्रहित है। ये बात नोट करने योग्य है कि ये कहानी संग्रह
पटरियां में संग्रहित है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन सन 1973 में हुआ था। इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। उसी कहानी संग्रह में से एक कहानी अमृतसर आ गया है। कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया पाकिस्तान के अंदर की घटना को बयां करती है, तो अमृतसर आ गया कहानी विभाजन की परिवर्तित स्थितियों का दृश्य समाहित कर तत्कालीन ट्रेन सफ़र की स्थिति का वर्णन करती है। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। ट्रेनें जाती तो आदमियों को लेके थे, इंसानों को लेके थी, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती थी तो वहाँ केवल लाशें ही उस ट्रेन में होती थी। तो उसी समय की स्थिति का वर्णन करते हुए इस कहानी को लिखा गया है। कहानी के पात्रों को देखें। कथानायक यानी जो कथा कह रहे हैं वे सरदार, कथानायक जो हैं वे सरदार, 3 पठान हैं उसी ट्रेन में, एक दुबला बाबू है, एक बुढ़िया जो माला जपती रहती है, लटकती मूंछों वाला नया गरीब मुसाफिर है और उसी मुसाफिर की पत्नी और बेटी हैं, एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर और उसकी पत्नी तथा अन्य मुसाफिर हैं। ये एक ट्रेन की कहानी है, तो ट्रेन में ये सभी पात्र हैं जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ट्रेन में शरणार्थियों का एक समूह अमृतसर की यात्रा कर रहा है। लेखक ने ट्रेन के दृश्य को उभारते हुए सांप्रदायिक तनाव और अमानवीयता की कहानी को मुख्य विषय बनाया है। इस कहानी में 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद की सामाजिक स्थितियों की झलक है। तो दोस्तों, ये कहानी से रिलेटेड मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। दोस्तों, कहानी को पढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उसमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले पतले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी वक्त में आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर के कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यहीं कुछ लोग भी रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर भी होंगे, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं है। यहाँ लेखक उस समय बता रहे हैं कि उस समय ट्रेन में ये सभी लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थीं और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए जा रहा था। यहाँ पर लेखक जो है वो स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए जा रहे हैं दिल्ली।
उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में ही जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लग गए थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता था, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में जाते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने का क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थीं। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल भी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा की झलक दिखाई दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। अब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। काले बाबू, ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीवी तेरे साथ खुश रहेगी, काले दलकोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ऐ तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहककर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है, हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठने लगा, पर दुबला पतला बाबू हंसता, सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा है बात है, हम खाता है और तुम हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए, स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे साथ नहीं खाते और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मार दी और फिर खीखी कर कर हंसने लगे। राह पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक काँप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और पत्नी कलेजे के दोनों
टुकड़ों को हाथ में दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लागती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर उठते हुए धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आ रहे थे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर जो लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बाहर डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायज़ा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया था। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ चुपचाप नीचे की ओर देख रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली शायद शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने जब अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते। लगता मानो उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, भिजती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म ला गया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों ने अनेक हाथ बाहर निकाले। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने के लिए चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आकांक्षावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी मुर्दों जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा एक पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह इससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुपचाप लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ।
और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद जब अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा और गोलियां चलेंगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले भी चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना बहुत कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया होगा। उसी की देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जो के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी। लोग एक दूसरे को देखने लगते थे। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर सन्नाटा गहरा हो जाता था। केवल पठान ही निश्चिंत बैठे हुए थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊगने लगे। जब अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे, बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अध लेटे ही कुर्ते की जेब से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और धीरे धीरे उसमें हाथ चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी थी। किसी किसी वक्त दूर किसी को आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती। मीलों तक धीमी रफ्तार से वह चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की से बाहर देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला हो। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंककर बोला, इधर उतरेगा क्या तुम? जंजीर खींचूं? और खीखी कर हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइनें बदली थी। बाबू ने झांककर उसी दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठकर बैठ गए। नीचे उतर। तेरी मैं। हिंदू औरत को लात मारता है, हराम। इसमें गाली दी हुई है। ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ खंजीर की तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली मत देना मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का ही सफ़र बाकी है, आराम से बैठो।
तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये इधर हमको गाली देता है, अब इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर उठ के बोली, वे जीण जोग्यो आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदों कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उसमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था। अब बोल, तेरी मैं उस पठान का बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुक गई। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच बड़े प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले मुसाफिर टूटे पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख लगी थी, प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से में मैं पागल हुआ जा रहा था। ना जाने क्या कर बैठे। पर इसी बीच डिब्बे में तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उतारकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर हो रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा, उसने अपने दाएं हाथ में एक लोहे की छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ अपनी पीठ के पीछे रख ली और मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया। बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए, सबके सब निकल गए। फिर वह सिट पिटाकर ऊपर खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी। वह मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी भी पी लिया था और गाड़ी इस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबूजी अभी भी फटी की फटी आंखों से सामने की ओर देख रहे थे और बार बार मुझसे पूछते कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में खुद मैं ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता तो कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूट जाती थी और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े हुए थे।
उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ी तो कभी वह खिड़की से बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन बाहर लगता था कि पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोंचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा तो डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियों पर चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथों में लाठी थी। लाठी उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी। नंगे पाँव उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हांफता हुआ कहे जा रहा था, आ जा तू भी चढ़ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो खोलो जी, दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया। उसी क्षण लपककर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसमें इत्मीनान की सांस ली। उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते हुए देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी ज़ोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती उसकी गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गिरी थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ीं। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2 बार या अल्लाह बुदबुदाया। फिर उसके पैर लड़खड़ा गए और उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अंधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और किस अदावत का बदला ले रहा है। इसी बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उसमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा
जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगा था। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से नहीं चढ़ पा रहा है, कि उसका पैर ज़मीन पर नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर ठिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही ख़त्म हो गया था। बाबू अभी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ ही नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सटकर बैठा मैं उसकी ओर देखा जा रहा था। वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ा आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा सा पुंज नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सो रहे थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा होकर डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा और दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो वह जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की सी लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते हुए उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे से बाहर निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम ज़रूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया और एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है, जिसमें लेखक ने उस समय की ट्रेनों के सफ़र को दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।